हेलो एवरीवन, वेलकम टू कॉम्प्लेक्स इंजीनियरिंग। तो अभी हम लोग डिस्कस करेंगे लैग कंपनसेटर के बारे में। तो हमने डिस्कस किया था लीड कंपनसेटर के बारे में। कंपनसेटर करता क्या है? जो कंपनसेटर होता है सिस्टम के पैरामीटर को नॉर्मल रेंज में रखने का काम करता है, जिसकी वजह से जो सिस्टम होता है वो स्टेबल रहता है। तो यहाँ पर अगर हम लोग लैग कंपनसेटर की सर्किटरी कंसिडर करें तो जो लैग कंपनसेटर की जो इलेक्ट्रिकल सर्किट होगी वो हमें कुछ इस तरीके से दिखाई देगी। यहाँ पर हमने कंसिडर किया ये है R1 रेसिस्टेंस और यहाँ पर ये R2 रेसिस्टेंस और यहाँ पर हमने लगा दिया है C कैपेसिटर। जो वोल्टेज है उसको, जो इनपुट वोल्टेज है उसको हमने कंसिडर किया VI और जो आउटपुट वोल्टेज है उसको हमने कंसिडर किया VO। यहाँ पर अभी अगर हम लोग देखें, अगर हम लोग लैप्लास ट्रांसफॉर्म कंसिडर करें तो जो R1 रेसिस्टेंस होगा वो R1 ही होगा और R2 रेसिस्टेंस भी R2 ही होगा। और यहाँ पर ये जो C जो कैपेसिटर है वो बराबर में हो जाएगा 1/SC के। तो यहाँ पर मान लेते हैं जो R1 जो रेसिस्टेंस है वो बराबर में Z1 इम्पीडेंस के, और यहाँ पर ये R2 रेसिस्टेंस और ये जो कैपेसिटर है जिसका हम लोग लैप्लास ले लेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा 1/SC। तो हमें यहाँ से क्या मिल जाएगा, हमें मिल जाएगा R2 + 1/SC। तो मान लेते हैं बराबर में किसके, Z2 के। तो जो Z1 है वो किसके बराबर में, वो R1 के बराबर में, Z1 R1 के बराबर में, और जो Z2 है किसके बराबर में, R2 + 1/SC के। तो यहाँ पर अभी अगर हम लोग देखें इसके आगे हम लोग लिख सकते हैं V0S/VIS। जो आउटपुट जो वोल्टेज होगा R2 और ये कैपेसिटर के अक्रॉस वो होगा V0S/VIS = R2। यहाँ पर ये R2 + 1/SC उसको हमने यहाँ पर कंसिडर किया, और डिनोमिनेटर में ये R2 + 1/SC उसे हमें कंसिडर करना R2 + 1/SC, और ये जो R1 जो इम्पीडेंस है R1 जो है उसको हमने यहाँ पर कंसिडर किया R1। यहाँ पर हमने क्या किया, हमें पता है Z2 डिनोमिनेटर में Z1 + Z2, तो न्यूमरेटर में हमने क्या कंसिडर किया, Z2 कंसिडर किया है जो कि R2 + 1/SC, और डिनोमिनेटर में हमने कंसिडर किया है Z1। तो Z1 है क्या, R1, तो यहाँ पर ये R1। फिर उसके बाद ये जो प्लस साइन है उसको हमने यहाँ पर कंसिडर किया, और जो Z2 है वो क्या है, वो है R2 + 1/SC। R2 + 1/SC यहाँ पर हमने कंसिडर किया। तो यहाँ पर अभी अगर हम लोग देखें नेक्स्ट स्टेप में हमें क्या मिलेगा, जो न्यूमरेटर हो जाएगा वो हो जाएगा 1 + R2SC, और डिनोमिनेटर में हमें क्या मिल जाएगा 1 + R1 + R2, और हमने कंसिडर कर लिया SC। 1 + R1 + R2 और हमें क्या मिल जाएगा SC। डिनोमिनेटर से हमें मिल जाएगा 1 + R1 + R2SC, और न्यूमरेटर से हमें मिल जाएगा 1 + R2SC। तो यहाँ पर अभी अगर हम लोग ये देखें इसके आगे मिल जाएगा हमें V0S/VIS = ये जो न्यूमरेटर वाला जो टर्म होगा वो एज इट इज़ 1 + R2। ये SC को हमने लिखा यहाँ पर CS, और डिनोमिनेटर में हमें मिल जाएगा ये 1 + R1 + R2। ये जो R1 + R2 है इसके डिनोमिनेटर में हमने कंसिडर कर लिया R2, तो मिल जाएगा 1 + R1 + R2 और डिनोमिनेटर में R2 और R2S। यहाँ पर हमने क्या किया, जो R1 + R2 है इसके साथ हमने R2 को डिवाइड किया और मल्टीप्लाई किया, तो हमें क्या मिल जाएगा, हमें मिल जाएगा R1 + R2 और डिनोमिनेटर में R2, और R2 को हमने मल्टीप्लाई किया R1 + R2 के साथ, और ये जो R2 है उसको हमने डिवाइड किया R1 + R2 के साथ, और ये जो CS है उसको हमने यहाँ पर कंसिडर किया। मान लेते हैं जो R2C वो किसके बराबर में, जो R2C है वो T के बराबर में, और ये R1 + R2 डिनोमिनेटर में R2 ये किसके बराबर में, मान लेते हैं पूरा बराबर में बीटा के। तो R1 + R2 और डिनोमिनेटर में R2 है किसके बराबर में, बीटा के बराबर में। और जो बीटा की जो वैल्यू होती है वो 1 के कंपैरिजन में ज़्यादा होती है, जैसे कि हमने डिस्कस किया था लीड कंपनसेटर के केस में जो अल्फ़ा की जो वैल्यू होती है वो 1 के कंपैरिजन में कम होती है। तो यहाँ पर जो बीटा की जो वैल्यू होगी वो 1 के कंपैरिजन में ज़्यादा होगी। तो R1 + R2 और डिनोमिनेटर में R2 किसके बराबर में होगा, ये बीटा के बराबर में होगा, और यहाँ पर ये R2C किसके बराबर में होगा, R2C बराबर में होगा T के। तो मिल जाएगा V0S/VIS = ये जो 1 है उसको हमने यहाँ पर कंसिडर किया, प्लस साइन हमने यहाँ पर कंसिडर किया, ये जो R2C है वो किसके बराबर में होगा, ये R2C बराबर में होगा T के, और ये S, तो हमें मिल जाएगा ST। R1 + R2 डिनोमिनेटर में R2 है किसके बराबर में, बीटा के बराबर में, तो हमें मिल जाएगा 1 + βST, और जो बीटा की जो वैल्यू है 1 के कंपैरिजन में ज़्यादा है, तो हमें मिल गया V0S/VIS जो कि 1 + ST और डिनोमिनेटर में 1 + βST। तो यहाँ पर हमें क्या मिल गया, यहाँ पर हमें मिल गया ट्रांसफ़र फंक्शन कौन से कंपनसेटर का, लैग कंपनसेटर का। तो बहुत इंपॉर्टेंट है, लैग कंपनसेटर का जो ट्रांसफ़र फंक्शन होता है वो होता है V0S/VIS जो कि होता है 1 + ST डिनोमिनेटर में 1 + βST। तो जो न्यूमरेटर वाला जो टर्म है वो हमें क्या इंडिकेट कर रहा है, 0, और जो डिनोमिनेटर वाला जो टर्म है वो हमें इंडिकेट कर रहा है पोल। और लैग कंपनसेटर के केस में जो बीटा की जो वैल्यू होती है वो 1 के कंपेरिजन में ज़्यादा होती है। तो यहाँ पर अभी अगर हम लोग देखें 1 + ST हमें इंडिकेट कर रहा है 0, और 1 + βST हमें क्या इंडिकेट कर रहा है, पोल हमें इंडिकेट कर रहा है। और जो बीटा की जो वैल्यू होती है जैसे कि हमने डिस्कस किया वो 1 के कंपैरिजन में
ग्रेटर होती है। अगर हम लोग जो लैग कंपनसेटर है उसका अगर हम लोग बोडे प्लॉट कंसिडर करें तो लैग कंपनसेटर का जो बोडे प्लॉट होगा वो हमें कुछ इस तरीके से दिखाई देगा। लैग कंपनसेटर का बोडे प्लॉट हमें कुछ इस तरीके से दिखाई देगा, हमें कुछ इस तरीके से बोडे प्लॉट मिलेगा लैग कंपनसेटर का। आप इसको नोट डाउन कर लो। लैग कंपनसेटर का जो बोडे प्लॉट होता है वो हमें कुछ इस तरीके से मिलता है। जो कॉन्सेप्ट है वो सेम है जो कि हमने डिस्कस किया था लीड कंपनसेटर में। यहाँ पर हम लोग उतना डिटेल में कंसिडर नहीं करेंगे, सीओ में कट टू कट समझते जाना है लैग कंपनसेटर में होता क्या है। तो जो लैग कंपनसेटर का जो बोडे प्लॉट होता है वो हमें कुछ इस तरीके से मिलता है। सिमिलरली जो लैग कंपनसेटर का जो फेस प्लॉट होता है वो हमें कुछ इस तरीके से मिलता है। फेस प्लॉट हमें कुछ इस तरीके से मिलता है। और लैग कंपनसेटर के केस में भी क्या होता है, ओमेगा इज इक्वल टू 0 पर जो फेस एंगल होता है 0 डिग्री होता है। ओमेगा टेंस टू इन्फाइनाइट पर भी जो फेस एंगल होता है वो 0 डिग्री होता है। और यहाँ पर अगर हम लोग देखें 0 और इन्फिनिटी के बीच में जो फेस एंगल होता है वो हमें कैसा मिलता है, 0 और इन्फिनिटी के बीच में जो फेस मिलता है हमें वो नेगेटिव मिलता है। फेस हमें नेगेटिव मिलता है जिसकी वजह से जो फेस प्लॉट होता है वो हमें कुछ इस तरीके से दिखाई देता है। और यहाँ पर अभी अगर हम लोग देखें यहाँ पर जो फेस है, यहाँ पर ये जो हमें जो फेस जो मिल रहा है वो नेगेटिव मिल रहा है। तो ये नेगेटिव फेस हमें क्यों मिल रहा है इसके बारे में भी हम लोग डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पर ये जो नेगेटिव फेस हमें जो मिल रहा है इसको हम लोग मिनिमम फेस बोलते हैं। यहाँ पर जो फेस हमें जो मिल रहा है इसको हम लोग मिनिमम फेस बोलते हैं। जैसे कि हमने डिस्कस किया था लीड कंपनसेटर में फेस हमें जो मिलता है हमें मैक्सिमम मिलता है जिसको हम लोग बोलते हैं ऑप्टिमम फेस। सिमिलरली लैग कंपनसेटर के केस में जो फेस होता है वो हमें नेगेटिव मिलता है जिसको हम लोग कंसिडर कर सकते हैं मिनिमम हमें मिल रहा है फेस मिनिमम मिल रहा है। और जो ऑप्टिमम फेस होता है लैग कंपनसेटर में वो मिनिमम होता है। आप ये नोट डाउन कर लो। तो ये मिनिमम कैसा होता है इसके बारे में भी हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। इसके बारे में भी अभी हम लोग डिस्कस करेंगे। तो हमें पता है फेस एंगल फाइंड आउट करने के लिए हमारे पास ये रिलेशन है फाई ओमेगा इज इक्वल टू tan इनवर्स ओमेगा टी माइनस tan इनवर्स बीटा ओमेगा टी। तो जैसे कि हमने डिस्कस किया था जो बीटा की जो वैल्यू होती है वो ग्रेटर होती है 1 के कंपैरिजन में। तो जो बीटा की जो वैल्यू है ग्रेटर है 1 के कंपैरिजन में। तो ये जो माइनस tan इनवर्स बीटा ओमेगा टी ये वाला जो टर्म होगा, ये नेगेटिव वाला जो टर्म होगा वो ग्रेटर होगा और पॉजिटिव वाला जो टर्म होगा वो लेज़र होगा, जिसकी वजह से जो फेस हमें जो मिलेगा वो नेगेटिव फेस मिलेगा। तो यहाँ पर जैसे कि हमने डिस्कस किया ये वाला जो टर्म होगा वो नेगेटिव होगा। नेगेटिव वाला जो टर्म है वो ग्रेटर है माइनस tan इनवर्स बीटा ओमेगा टी। बीटा की जो वैल्यू है 1 के कंपैरिजन में ज़्यादा है। तो माइनस tan इनवर्स बीटा ओमेगा टी ये वाला जो टर्म है, जो नेगेटिव वाला जो टर्म है वो ग्रेटर रहेगा और जो पॉजिटिव वाला जो टर्म है वो क्या होगा, वो लेज़र होगा। तो नेगेटिव वाला टर्म ग्रेटर है और पॉजिटिव वाला टर्म जो है वो लेज़र है। तो हमें जो फेस जो मिलेगा वो नेगेटिव फेस मिलेगा। नेगेटिव फेस मिलेगा इसका मतलब जो फेस हमें जो मिलेगा वो हमें कुछ इस तरीके से मिलेगा। और यहाँ पर ये नेगेटिव फेस को हम लोग मिनिमम फेस भी बोलते हैं। तो यहाँ पर अभी अगर हम लोग देखें नेगेटिव फेस बोल सकते हैं या फिर आप बोल सकते हो मिनिमम फेस। तो यहाँ पर ये जो फेस के करस्पॉन्डिंग हमें जो फ्रिक्वेंसी जो मिल रही है वो है ओमेगा एम। और ये जो ओमेगा एम होती है जैसे कि हमने डिस्कस किया था वो बराबर में होती है ज्योमेट्रिक मीन ऑफ बोथ दी कॉर्नर फ्रीक्वेंसी ओमेगा 1 एंड ओमेगा 2। तो यहाँ पर जो कॉर्नर फ्रीक्वेंसी ओमेगा 1 एंड ओमेगा 2 हमने किसको कंसिडर किया उसके बारे में भी हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। तो जैसे कि हमने डिस्कस किया था हमें जो जीरो और जो पोल मिला था ये हमें ट्रांसफ़र फंक्शन मिला था लैग कंपनसेटर का, जिसमें जो न्यूमरेटर वाला जो टर्म था वो ज़ीरो था और डिनोमिनेटर वाला जो टर्म था वो पोल था। तो ये ट्रांसफ़र फंक्शन को हमने यहाँ पर कंसिडर किया है। न्यूमरेटर वाला जो टर्म है वो जीरो है, डिनोमिनेटर वाला जो टर्म है वो है पोल। तो जीरो हमें जो मिलेगा वो मिलेगा -1/t और जो पोल हमें जो मिलेगा वो मिलेगा -1/βt। तो कंसीडर कर लेते हैं दो कॉर्नर फ्रिक्वेंसीज, ओमेगा 1 कॉर्नर फ्रिक्वेंसी और ओमेगा 2 हमने कॉर्नर फ्रिक्वेंसी कंसिडर किया है। तो जो ओमेगा 2 जो कॉर्नर फ्रिक्वेंसी है उसको हमने कंसिडर किया वो बराबर में 1/β2 के। तो ओमेगा 2 जो कॉर्नर फ्रिक्वेंसी है उसको हमने कंसिडर किया, जो ओमेगा 2 जो कॉर्नर फ्रिक्वेंसी है वो बराबर में 1/βt के। ओमेगा 2 कॉर्नर फ्रिक्वेंसी बराबर में 1/βt के। ओमेगा 2 जो कॉर्नर फ्रिक्वेंसी है वो बराबर में पोल के। और जो ओमेगा 1 जो कॉर्नर फ्रिक्वेंसी है किसके बराबर में, 0 के बराबर में। तो ओमेगा 1 जो कॉर्नर फ्रिक्वेंसी है वो बराबर में 1/t के। ओमेगा 2 जो कॉर्नर फ्रिक्वेंसी है वो बराबर में 1/βt के। हम लोग ऐसा भी बोल सकते हैं जो ओमेगा 2 जो कॉर्नर फ्रिक्वेंसी है वो बराबर में पोल के। और जो ओमेगा 1 जो कॉर्नर फ्रिक्वेंसी है किसके बराबर में, ओमेगा 2 जो कॉर्नर फ्रिक्वेंसी है बराबर में पोल के, जैसे कि हमने यहाँ पर डिस्कस किया। ओमेगा 1 जो कॉर्नर फ्रिक्वेंसी है बराबर में 0 के, जैसे कि हमने यहाँ पर डिस्कस किया। तो जो बीटा की जो वैल्यू है 1 के कंपैरिजन में ज़्यादा है, जैसे कि हमने डिस्कस किया बीटा की जो वैल्यू है 1 के कंपैरिजन में ज़्यादा है, जिसकी वजह से जो डिनोमिनेटर वाला जो टर्म होगा वो ग्रेटर होगा। डिनोमिनेटर वाला टर्म ग्रेटर होगा जिसकी वजह से ओवरऑल जो टर्म होगा वो लेसर होगा। इसका मतलब जैसे कि हमने डिस्कस किया ये पूरा जो टर्म होगा वो लेज़र होगा। इसका मतलब जो ओमेगा 2 जो फ्रीक्वेंसी होगी वो लेज़र होगी ओमेगा 1 फ्रीक्वेंसी के कंपैरिजन में। तो ओमेगा 2 जो फ्रीक्वेंसी है उसको हमने क्या कंसिडर किया,
ओमेगा 2 जो फ्रीक्वेंसी वो लेज़र है ओमेगा 1 फ्रीक्वेंसी के कंपैरिजन में। तो ओमेगा 2 जो फ्रीक्वेंसी वो लेज़र है ओमेगा 1 फ्रीक्वेंसी के कंपैरिजन में, या फिर हम लोग बोल सकते हैं ओमेगा 1 जो फ्रीक्वेंसी होगी वो ग्रेटर है, ओमेगा 2 जो फ्रीक्वेंसी है वो लेज़र है। तो यहाँ पर अभी अगर हम लोग देखें, जैसे कि हमने डिस्कस किया था, यहाँ पर हमें जो फेज़ जो मिल रहा है वो मिनिमम फेज़ मिल रहा है, ऑप्टिमम फेज़ जो है वो है मिनिमम फेज़। और यहाँ पर ये मिनिमम फेज़ के करस्पॉन्डिंग जो फ्रीक्वेंसी है उसको हमने कंसिडर किया ओमेगा एम। और ये जो ओमेगा एम है वो बराबर में ज्योमेट्रिक मीन ऑफ बोथ दी कॉर्नर फ्रीक्वेंसी ओमेगा 1 एंड ओमेगा 2। ओमेगा 1 किसके बराबर में 1/t के, ओमेगा 2 बराबर में 1/β के। तो हमें मिल जाएगा ओमेगा एम इज इक्वल टू √1/t ओमेगा 1 इंटू ओमेगा टी, जैसे कि हमने रिलेशन ऑब्टेन किया था। जो ओमेगा एम होता है यहाँ पर, जैसे कि हमने डिस्कस किया, यहाँ पर ये ऑप्टिमम फेज, इसके करस्पॉन्डिंग जो फ्रीक्वेंसी उसको हमने कंसिडर किया ओमेगा एम। तो जो ओमेगा एम होता है वो बराबर में होता है ज्योमेट्रिक मीन ऑफ बोथ दी फ्रीक्वेंसी ओमेगा 1 एंड ओमेगा 2। तो यहाँ पर ये ओमेगा 1 किसके बराबर में 1/t के, ओमेगा 2 किसके बराबर में 1/βt के, जैसे हमने डिस्कस किया। जो ओमेगा 1 है बराबर में 1/t के, ओमेगा 2 बराबर में 1/βt के। तो हमें मिल जाएगा 1/t इंटू 1/βt, हमें मिल जाएगा ओमेगा एम इज इक्वल टू 1/t√β। तो सिमिलरली जब हम लोग ऑप्टिमम फेज के लिए रिलेशन ऑब्टेन करेंगे तो ओमेगा की जगह पुट कर देंगे ओमेगा एम बराबर में 1/t√β के। तो सिमिलरली अगर हम लोग देखें, जो लैग कंपनसेटर होता है उसका पोल ज़ीरो प्लॉट हमें कुछ किस तरीके से मिलता है। लैग कंपनसेटर का जो पोल ज़ीरो प्लॉट होता है वो हमें कुछ इस तरीके से मिलता है, जिसमें जो पोल होता है वो इमेजिनरी एक्सिस के क्लोज में होता है और जो ज़ीरो होता है वो इमेजिनरी एक्सिस के क्लोज में नहीं होता। तो यहाँ पर अभी अगर हम लोग देखें, यहाँ पर हमने जो पोल जो कंसिडर किया है, यहाँ पर ये जो पोल जो कंसिडर किया है वो है क्या, जो पोल है वो है 1/βt। तो यहाँ पर हमने कंसिडर किया 1/βt, और जो ज़ीरो है वो है क्या, जो ज़ीरो है वो है 1/t। तो यहाँ पर 1/t, यहाँ से अगर आपको नहीं समझा तो आप यहाँ पर देख सकते हो, जो पोल है वो है 1/βt और जो ज़ीरो है वो है 1/t। तो जो पोल है वो है 1/βt और जो ज़ीरो है वो है 1/t। तो यहाँ पर बहुत अच्छे क्लियर है कि जो लैग कंपनसेटर का जो पोल ज़ीरो प्लॉट होता है उसमें बहुत इंपॉर्टेंट है। लैग कंपनसेटर का जो पोल ज़ीरो प्लॉट होता है उसमें जो पोल होता है वो इमेजिनरी एक्सिस के क्लोज में होता है और जो ज़ीरो होता है वो इमेजिनरी एक्सिस के क्लोज में नहीं होता। इसका मतलब जो पोल है उसका ज़्यादा इफेक्ट होता है, जो पोल है वो डोमिनेंट है, डोमिनेंट पोल है। इसका मतलब जो पोल का जो इफेक्ट है वो ज़्यादा है, और हमें पता है जो पोल होता है वो नेगेटिव फेज प्रोवाइड करता है और जो ज़ीरो है वो पॉजिटिव फेज प्रोवाइड करता है। तो जैसे कि हमने डिस्कस किया, जो पोल है वो डोमिनेंट है, पोल डोमिनेंट, इसका मतलब जो पोल का जो इफेक्ट है वो ज़्यादा है और जो ज़ीरो है उसका जो इफेक्ट है वो लेस है। और हमें पता है जो पोल होता है वो नेगेटिव फेज प्रोवाइड करता है और जो ज़ीरो होता है वो पॉजिटिव फेज प्रोवाइड करता है। पोल का इफेक्ट ज़्यादा है, इसका मतलब जो लैग कंपनसेटर होता है वो कैसे एक्ट करता है, जो लैग कंपनसेटर होता है वो सिस्टम में नेगेटिव फेज प्रोवाइड करता है, क्योंकि लैग कंपनसेटर के केस में जो पोल होता है उसका जो इफेक्ट होता है वो ज़्यादा होता है। तो हैंस फेज लैग कंपनसेटर कंट्रीब्यूट नेगेटिव फेस इन द सिस्टम। जो फेस लैग कंपनसेटर होता है सिस्टम में नेगेटिव फेस कंट्रीब्यूट करता है। लैग कंपनसेटर लगाने की वजह से सिस्टम में क्या क्रिएट होती है, नेगेटिव फेस क्रिएट होती है। तो यहाँ पर अगर हम लोग लैग कंपनसेटर के लिए, जैसे कि हमने डिस्कस किया था, यहाँ पर अब तक कि हमने क्या डिस्कस किया, लैग कंपनसेटर का जो पोल ज़ीरो प्लॉट होता है उसमें जो ज़ीरो होता है वो इमेजिनरी एक्सिस के क्लोज में नहीं होता और जो पोल होता है वो इमेजिनरी एक्सिस के क्लोज में होता है, जिसकी वजह से पोल का डोमिनेंस ज़्यादा होता है, सिग्निफिकेंस ज़्यादा होता है। पोल का सिग्निफिकेंस ज़्यादा होता है और जो पोल होता है वो नेगेटिव फेस प्रोवाइड करता है। हैंस ये जो लैग कंपनसेटर होता है सिस्टम में नेगेटिव फेस प्रोवाइड करता है। जैसे कि हमने डिस्कस किया था, यहाँ पर जो ऑप्टिमम फेस है इसके करस्पॉन्डिंग जो फ्रीक्वेंसी होती है वो ओमेगा एम होती है और ये जो ओमेगा एम होती है वो बराबर में होती है ज्योमेट्रिक रूट ऑफ बोथ द फ्रीक्वेंसी ओमेगा 1, ज्योमेट्रिक मीन ऑफ बोथ द फ्रीक्वेंसी ओमेगा 1 एंड ओमेगा 2। तो जो ऑप्टिमम फेज है उसके लिए हम लोग रिलेशन ऑब्टेन करेंगे। तो ऑप्टिमम फेज के लिए रिलेशन ऑब्टेन करने के लिए यहाँ पर ये फेस एंगल के लिए हम लोग जो रिलेशन कंसीडर करें, ये ओमेगा की जगह पुट कर देंगे ओमेगा एम। यहाँ पर भी ओमेगा की जगह हम लोग क्या पुट कर देंगे, ओमेगा एम। तो हमें क्या मिल जाएगा, हमें मिल जाएगा फाई एम। इस सबसे पहला जो रिलेशन है उसको हमने यहाँ पर कुछ इस तरीके से कंसीडर किया। फेस एंगल फाइंड आउट करने के लिए पूरा जो रिलेशन है उसको हमने यहाँ पर कुछ इस तरीके से कंसीडर किया। फाई एम इज इक्वल टू tan इनवर्स ओमेगा टी माइनस tan इनवर्स बीटा ओमेगा टी। ओमेगा की जगह पुट करना है ओमेगा एम, यहाँ पर भी ओमेगा की जगह क्या पुट करना है, ओमेगा एम। मिल जाएगा tan इनवर्स ओमेगा एम टी माइनस tan इनवर्स बीटा ओमेगा एम टी। तो ये ओमेगा एम किसके बराबर में, जैसे कि हमने डिस्कस किया, जो ओमेगा एम है वो बराबर में 1/t अंडर रूट बीटा के। तो ओमेगा एम की जगह पुट कर देंगे 1/t अंडर रूट बीटा। तो ये ओमेगा के एम की जगह क्या पुट करना है, 1/t अंडर रूट बीटा। तो हमें मिल जाएगा tan इनवर्स 1/t अंडर रूट बीटा, और ये जो टी है उसको हमने यहाँ पर कंसीडर किया, माइनस साइन हमने यहाँ पर कंसीडर किया, tan इनवर्स हमने यहाँ पर कंसीडर किया, बीटा हमने यहाँ पर कंसीडर किया, ओमेगा एम की जगह 1/t अंडर रूट बीटा
और ये जो टी हमें जो दिखाई दे रहा है उसको हमने यहाँ पर कंसिडर कर लिया। तो नेक्स्ट स्टेप में हमें क्या मिल जाएगा, नेक्स्ट स्टेप में हमें मिल जाएगा tan इनवर्स। यहाँ से अगर हम लोग देखें टी और यहाँ से टी कैंसिल, और सिमिलरली यहाँ से टी कैंसिल और यहाँ से टी कैंसिल, हमें मिल जाएगा tan इनवर्स 1/√β माइनस tan इनवर्स √β। ऑप्टिमम फेज के लिए हम लोग रिलेशन ऑफ टेन करें तो 5 और ये सबस्क्रिप्ट में ऑप्टिमम। तो यहाँ पर अभी अगर हम लोग देखें tan इनवर्स ए माइनस tan इनवर्स बी, ये बराबर में होता है tan इनवर्स ए माइनस बी, डिनोमिनेटर में 1 प्लस ए बी। तो हमें मिल जाएगा tan इनवर्स ये a जो कि है 1/√β माइनस b जो कि है √β, डिनोमिनेटर में 1 प्लस ए बी, तो ये 1 और यहाँ पर ये प्लस, और ये a जो कि है 1/√β इंटू b क्या है √β, तो यहाँ पर हमने √β कंसिडर किया। यहाँ पर हमने कौन सा रिलेशन अप्लाई किया, यहाँ पर हमने रिलेशन अप्लाई किया tan इनवर्स ए माइनस tan इनवर्स बी क्या b का, जो कि बराबर में होता है tan इनवर्स ए माइनस बी और डिनोमिनेटर में 1 प्लस ए बी। यहाँ पर ये tan इनवर्स 1/√β माइनस tan इनवर्स √β, इसको हम लोग किससे कंपेयर कर सकते हैं, tan इनवर्स ए माइनस tan इनवर्स बी के साथ। तो अगर हम लोग इसके साथ कंपेयर करें तो हमें पता है tan इनवर्स ए माइनस tan इनवर्स बी ये बराबर में होता है tan इनवर्स ए माइनस बी और डिनोमिनेटर में 1 प्लस ए बी, तो वही हमने यहाँ पर कंसिडर किया। इसके आगे हमें क्या मिल जाएगा, √β कैंसिल हो जाएगा, डिनोमिनेटर में हमें मिल जाएगा 1 + 1, और ये जो न्यूमरेटर है वो एज इट इज़ हमने कंसिडर किया। तो ऑप्टिमम फेज के लिए हमें जो रिलेशन जो मिलेगा, फाई ऑप्टिमम इज इक्वल टू tan इनवर्स 1/√β माइनस √β और डिनोमिनेटर में 1 + 1। तो 1 + 1 हमें कितना मिल जाएगा, 2 मिल जाएगा। तो यहाँ से हमें क्या मिल जाएगा, ऑप्टिमम फेज के लिए रिलेशन जो कि होगा tan इनवर्स 1 - β और डिनोमिनेटर में 2 √β। तो ऑप्टिमम फेज के लिए हमें जो रिलेशन जो मिलेगा वो मिलेगा tan इनवर्स 1 - β और डिनोमिनेटर में हमें क्या मिल जाएगा 2 √β। तो tan इनवर्स, तो लैग कंपनसेटर के केस में ऑप्टिमम फेज की जो tan वैल्यू होती है वो होती है tan इनवर्स 1 - β और डिनोमिनेटर में 2 √β। सिमिलरली अगर हम लोग कोसाइन वैल्यू कंसीडर करें, साइन वैल्यू अगर हम लोग कंसीडर करें ऑप्टिमम फेज के लिए, तो साइन φm ये बराबर में होगा 1 - β, डिनोमिनेटर में 1 + β इन केस ऑफ कौन सा कंपनसेटर, लैग कंपनसेटर। सिमिलरली अगर हम लोग ऑप्टिमम फेज की कोसाइन वैल्यू कंसीडर करें तो हमें मिल जाएगा cos φm इज इक्वल टू 2 √β और डिनोमिनेटर में हमें क्या मिल जाएगा 1 + β। तो जैसे कि हमने डिस्कस किया, लीड कंपनसेटर में जो ऑप्टिमम फेज हम लोग जो कंसीडर करते हैं वो मैक्सिमम होता है, जैसे कि हमने डिस्कस किया था, और लैग कंपनसेटर के केस में जो ऑप्टिमम फेज होता है वो क्या होता है, वो मिनिमम होता है। सिमिलरली अगर हम लोग पोलर प्लॉट कंसीडर करें लैग कंपनसेटर का, तो देखते हैं हमें पोलर प्लॉट किस तरीके से मिलेगा। तो यहाँ पर हमने कंसीडर किया वाई एक्सिस जो कि इमेजनरी एक्सिस ऑफ ओपन लूप ट्रांसफ़र फंक्शन, और जो एक्स एक्सिस है वो रियल एक्सिस है ओपन लूप ट्रांसफ़र फंक्शन की। तो यहाँ पर हम लोग पोलर प्लॉट कंसीडर कर रहे हैं विदाउट कंपनसेटर, पोलर प्लॉट विदाउट कंपनसेटर। तो यहाँ पर हमने एक सिस्टम का पोलर प्लॉट कंसीडर किया और वो जो सिस्टम है उसमें हमने कंपनसेटर लगा के नहीं रखा है। तो यहाँ पर अभी अगर हम लोग देखें, यहाँ पर जो फ्रीक्वेंसी होगी उसको हमने कंसीडर किया ओमेगा पी फ्रीक्वेंसी जो कि फेस क्रॉस ओवर फ्रीक्वेंसी, और यहाँ पर हमें जो फ्रीक्वेंसी जो मिलेंगी उसको हमने कंसीडर किया ओमेगा जी जो कि है गेन क्रॉस ओवर फ्रीक्वेंसी। मान लेते हैं ओमेगा जी बराबर में किसके, ओमेगा 1 के। तो जो ओमेगा पी जो फ्रीक्वेंसी है वो है फेस क्रॉस ओवर फ्रीक्वेंसी, जिस फ्रीक्वेंसी के करस्पॉन्डिंग एंगल 180 डिग्री होता है उसको हम लोग बोलते हैं फेस क्रॉस ओवर फ्रीक्वेंसी। और जो ओमेगा जी है वो है गेन क्रॉस ओवर फ्रीक्वेंसी। गेन क्रॉस ओवर फ्रीक्वेंसी का मतलब, जैसे कि हमने डिस्कस किया था, यहाँ पर हमने यूनिट सर्कल भी कंसीडर किया है, ये हमने कंसीडर किया है यूनिट सर्कल। तो यहाँ पर ये जो यूनिट सर्कल है ये पोलर प्लॉट को एक पर्टिकुलर पॉइंट पर कट कर रहा है। तो ये पर्टिकुलर पॉइंट के साथ एसोसिएटेड जो फ्रीक्वेंसी है उसको हम लोग बोलते हैं गेन क्रॉस ओवर फ्रीक्वेंसी। तो जो ओमेगा जी है वो है गेन क्रॉस ओवर फ्रीक्वेंसी। तो यहाँ पर हमने क्या कंसीडर किया, यहाँ पर हमने पोलर प्लॉट कंसीडर किया विदाउट कंपनसेटर। अगर हम लोग पोलर प्लॉट कंसीडर करें, अभी सबसे पहले अगर हम लोग यहाँ पर ये जो गेन क्रॉस ओवर फ्रीक्वेंसी, यहाँ पर ये गेन क्रॉस ओवर फ्रीक्वेंसी ओमेगा जी, इसके करस्पॉन्डिंग जो एंगल है वो हमें ये वाला एंगल मिल रहा है, हमें ये वाला एंगल मिल रहा है। ये ओमेगा जी गेन क्रॉस ओवर फ्रीक्वेंसी के करस्पॉन्डिंग, ओमेगा जी जो गेन क्रॉस ओवर फ्रीक्वेंसी है इसके करस्पॉन्डिंग हमें जो एंगल जो मिल रहा है वो हमें कुछ इतना मिल रहा है, हमें कुछ इतना एंगल मिल रहा है। यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं हमें कुछ इतना एंगल मिल रहा है। अभी हम लोग क्या करेंगे, सिस्टम में हम लोग लगा देंगे लैग कंपनसेटर। तो लैग कंपनसेटर क्या करेगा, नेगेटिव फेज प्रोवाइड करेगा। मान लेते हैं हमने लगा दिया लैग कंपनसेटर और वो कितना नेगेटिव फेज प्रोवाइड कर रहा है, मान लेते हैं वो -30 डिग्री नेगेटिव फेज प्रोवाइड कर रहा है। तो -30 डिग्री नेगेटिव फेज प्रोवाइड कर रहा है, और मान लेते हैं यहाँ पर हमें जो फेज जो मिल रहा है, यहाँ पर हमें जो फेज जो मिल रहा है वो कितना मिल रहा है, यहाँ पर ये जो गेन क्रॉस
यहाँ पर फेस एंगल हमें कितना मिल रहा है, यहाँ पर जो फेस एंगल है उसको हमने कंसिडर कर लिया, मान लेते हैं यहाँ पर हमें फेस एंगल मिल रहा है। जस्ट वेट फॉर अ सेकेंड। हाँ, तो जैसे कि हमने डिस्कस किया, तो यहाँ पर हमें फेस एंगल कितना मिल रहा था, जैसे कि हमने थोड़े टाइम पहले डिस्कस किया था, यहाँ पर जो फ्रीक्वेंसी है वो है गेन यहाँ पर हमें जो फ्रीक्वेंसी जो मिल रही है ओमेगा 1 वो बराबर में ओमेगा जी के, और जो ओमेगा जी है वो है गेन क्रॉस ओवर फ्रीक्वेंसी। तो मान लेते हैं यहाँ पर हमें जो एंगल जो मिला वो मिला 110 डिग्री का, 110 डिग्री का हमें यहाँ पर एंगल मिला। जस्ट एज एन रफ एग्जांपल हम लोग कंसिडर कर लेते हैं, -110 डिग्री का यहाँ पर हमें कितना मिल रहा है, एंगल मिल रहा है, -110 डिग्री का हमें मिल रहा है एंगल। तो अभी हम लोग क्या करेंगे, हम लोग लैग कंपनसेटर लगा देंगे। तो लैग कंपनसेटर क्या करेगा, नेगेटिव फेस प्रोवाइड करेगा। मान लेते हैं जो लैग कंपनसेटर है वो -30 डिग्री से नेगेटिव फेस प्रोवाइड कर रहा है। तो -30 डिग्री और यहाँ पर फेस एंगल कितना था, -110 डिग्री, तो हमें कितना मिल जाएगा, -140 डिग्री हमें मिल जाएगा। जिसके वजह से होगा क्या, लैग कंपनसेटर लगाने की वजह से जो गेन क्रॉस ओवर जो फ्रीक्वेंसी होगी, जो ओमेगा 1 जो फ्रीक्वेंसी होगी वो ऊपर की तरफ आ जाएंगी कुछ इस तरीके से। तो ओमेगा 1 जो फ्रीक्वेंसी है वो कुछ इस तरीके से ऊपर की तरफ आ जाएंगी। और यहाँ पर दूसरी हमें गेन क्रॉस ओवर फ्रीक्वेंसी मिल जाएंगी, मान लेते हैं ओमेगा 2 जो कि बराबर में होगी ओमेगा जी सी के। तो यहाँ पर बहुत हद तक क्लियर है कि जो गेन क्रॉस ओवर फ्रीक्वेंसी वो नेगेटिव में इंक्रीज़ कर रही है। इसका मतलब जो गेन क्रॉस ओवर फ्रीक्वेंसी है वो डिक्रीज़ कर रही है लैग कंपनसेटर लगाने पर। तो गेन क्रॉस ओवर फ्रीक्वेंसी क्या हो रही है, जो गेन क्रॉस ओवर फ्रीक्वेंसी वो डिक्रीज़ कर रही है लैग कंपनसेटर लगाने पर। तो गेन क्रॉस ओवर फ्रीक्वेंसी डिक्रीज़ कर जा रही है लैग कंपनसेटर लगाने पर। तो यहाँ पर अभी अगर हम लोग देखें, गेन क्रॉस ओवर फ्रीक्वेंसी डिक्रीज़ करने की वजह से होगा कि सिस्टम का जो बैंडविड्थ होगा वो डिक्रीज़ कर जाएगा, जो राइज टाइम पीक टाइम है वो क्या हो जाएगा, वो इंक्रीज़ कर जाएगा। जिसके वजह से होगा कि सिस्टम का जो रिस्पॉन्स होगा वो स्लो होगा, और सिस्टम की जो रिलेटिव स्टेबिलिटी होगी वो भी डिक्रीज़ करेगी। एट द सेम टाइम क्या होगा, जो फेस मार्जिन और जो गेन मार्जिन होगी वो भी क्या होगी, वो डिक्रीज़ कर जाएंगी। फेस मार्जिन गेन मार्जिन डिक्रीज़ करने की वजह से सिस्टम की जो रिलेटिव स्टेबिलिटी होगी वो डिक्रीज़ कर जाएंगे, और सिस्टम का जो रिस्पांस होगा वो भी स्लो होगा। और गेन क्रॉस ओवर, ये सब क्यों हो रहा है, गेन क्रॉस ओवर फ्रीक्वेंसी डिक्रीज़ करने की वजह से। तो गेन क्रॉस ओवर फ्रीक्वेंसी डिक्रीज़ हो जाती है लैग कंपनसेटर लगाने पर। गेन क्रॉस ओवर फ्रीक्वेंसी डिक्रीज़ करने की वजह से सिस्टम का बैंडविड्थ डिक्रीज़ कर जाता है, राइज टाइम पीक टाइम इंक्रीज़ कर जाता है, सिस्टम का जो रिस्पांस होगा वो स्लो होगा, और जो रिलेटिव स्टेबिलिटी होगी वो भी डिक्रीज़ कर जाएंगी। फेस मार्जिन गेन मार्जिन सभी चीज़ें डिक्रीज़ कर जाएंगी। जैसे कि हमने डिस्कस किया था, जो लैग कंपनसेटर होता है वो लो पास फिल्टर के तौर पर एक्ट करता है, और जो लीड कंपनसेटर होता है वो हाई पास फिल्टर के तौर पर एक्ट करता है। तो इसको अगर हम लोग प्रूव करें, तो यहाँ पर हमने कंसिडर किया लैग कंपनसेटर का ट्रांसफर फंक्शन जो कि है V0S/VIS इज इक्वल टू 1+ST, और डिनोमिनेटर में 1+βST। यहाँ से हम लोग S को अगर हम लोग कॉमन आउट कर ले और S की लिमिट इन्फिनिटी कंसिडर कर ले, तो हमें यहाँ लिमिट S टेंड टू इन्फिनिटी इज इक्वल टू 1/S प्लस टी, और डिनोमिनेटर में 1/S प्लस बीटा टी। एस के जगह पुट कर देंगे इन्फिनिटी, यहाँ पर भी एस के जगह पुट कर देंगे इन्फिनिटी, समथिंग अपॉन इन्फिनिटी हमें मिल जाएगा 0। तो यहाँ पर ये पूरा 0 और ये भी पूरा 0 मिल जाएगा, टी अपॉन बीटा टी, टी कैंसिल हो जाएगा, हमें मिल जाएगा 1/बीटा। तो हमें क्या मिल रहा है, अटेन्यूएशन हो रहा है हायर फ्रीक्वेंसी पर। अटेन्यूएशन हो रहा है हायर फ्रीक्वेंसी पर, इसका मतलब जो हायर फ्रीक्वेंसी होगी सिस्टम में एंटर करेंगी वो कंप्रेस होगी, फिर उसके बाद जो हायर फ्रीक्वेंसी होगी वो पास होगी, मगर लोअर फ्रीक्वेंसी सिस्टम में डायरेक्टली एंटर करेंगी और आउटपुट में आ जाएंगी। तो हो क्या रहा है, जो लो फ्रीक्वेंसी है उसको अलाउ कर रहा है लैग कंपनसेटर, मगर जो हायर फ्रीक्वेंसी है उसको अटेन्यूएट कर दे रहा है। हायर फ्रीक्वेंसी को अलाउ नहीं, हायर फ्रीक्वेंसी को अलाउ नहीं कर रहा ये लीड कंपनसेटर, लैग कंपनसेटर। तो जो लैग कंपनसेटर होता है वो अटेन्यूएट कर देता है हायर फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट को। हैंस जो लैग कंपनसेटर होता है वो कैसे एक्ट करता है, लो पास फिल्टर के तौर पर एक्ट करता है। तो लैग कंपनसेटर क्या करता है, लैग कंपनसेटर अटेन्यूएट कर लेता है हायर फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट को। हैंस जो लैग कंपनसेटर होता है वो कैसे एक्ट करता है, लैग कंपनसेटर एक्ट करता है लो पास फिल्टर के तौर पर। हैंस लैग कंपनसेटर इज़ अ लो पास फिल्टर। तो यहाँ पर अभी अगर हम लोग देखें, सिमिलरली लैग कंपनसेटर लगाने की वजह से होगा क्या, अभी देखते हैं कि जो लैग कंपनसेटर है, जस्ट वेट फॉर अ सेकंड, अभी हम लोग ये देखेंगे कि लैग कंपनसेटर स्टेडी स्टेट एरर को इम्प्रूव करता है या नहीं करता है। तो यहाँ पर हमने कंसिडर किया सिस्टम का ट्रांसफ़र फंक्शन G(s) इंटू H(s), जो कि बराबर में ओपन लूप ट्रांसफ़र फंक्शन यहाँ पर हमने कंसिडर किया सिस्टम का, जो कि 100 डिनोमिनेटर में S टाइम्स S+2 S+5। यहाँ से अगर हम लोग KV अगर डिफाइन करें वेलोसिटी एरर कोएफिशिएंट, हमें यहाँ KV इज इक्वल टू लिमिट S टेंड टू इन्फिनिटी S इंटू G(s) इंटू H(s). यहाँ पर हमने सिस्टम का टाइप 1 कंसिडर किया, और जो इनपुट है वो रैंप इनपुट है। तो यहाँ पर अभी अगर हम लोग देखें, इसके आगे हमें क्या मिल जाएगा,
हमें मिल जाएगा के वी इज इक्वल टू लिमिट एस टेंड टू जीरो। ये जो एस है उसको हमने एज इट इज़ लिखा जी ऑफ एस इंटू एच ऑफ एस। इसकी जगह क्या पुट करना है, ये पूरा पुट करना है। तो हमें मिल जाएगा 100 और डिनोमिनेटर में जी ऑफ एस इंटू एच ऑफ एस उसकी जगह पुट करना है ये वाला पूरा। तो हमें मिल जाएगा 100 डिनोमिनेटर में एस टाइम्स एस प्लस 2 एस प्लस 5। यहाँ से एस कैंसिल, यहाँ से एस कैंसिल, एस की जगह पुट कर देंगे 0। तो यहाँ पर 0, यहाँ से यहाँ पर 0। हमें मिल जाएगा के वी इज इक्वल टू 100 अपॉन 2 इंटू 5 हमें मिल जाएगा 2 इंटू 5 हमें मिल जाएगा 10। 100 अपॉन 10 हमें मिल जाएगा 10। तो के वी हमें जो मिल रहा है वो हमें मिल रहा है 10। तो स्टेडी स्टेट एरर वो बराबर में होता है 1 अपॉन के वी। के वी की जगह क्या पुट करना है 10, हमें मिल जाएगा 1 अपॉन 10। तो स्टेडी स्टेट एरर हमें जो मिला वो हमें मिला 10। तो स्टेडी स्टेट एरर की हमें जो वैल्यू जो मिली वो हमें मिल रही है 10 जब हमने सिस्टम में कोई कंपनसेटर नहीं लगाया। जब हमने सिस्टम में किसी भी तरीके का लैग कंपनसेटर नहीं लगाया तो उसमें हमने ये देखा कि स्टेडी स्टेट एरर की हमें जो वैल्यू जो मिली वो 10 के बराबर में। अभी हम लोग क्या करेंगे, सिस्टम में हम लोग लगा देंगे कंपनसेटर, लैग कंपनसेटर हम लोग लगा देंगे। तो लैग कंपनसेटर लगाने की वजह से देखते हैं हमें स्टेडी स्टेट एरर कितना मिल रहा है। तो यहाँ पर हमने सिस्टम का ट्रांसफ़र फंक्शन कंसीडर किया है, यहाँ पर हमने लैग कंपनसेटर का ट्रांसफ़र फंक्शन कंसीडर किया है जो कि वी नॉट एस अपॉन वी आई एस इज इक्वल टू 1 प्लस एस टी और डिनोमिनेटर में हमें मिल जाएगा 1 प्लस बीटा एस टी और यहाँ पर हमने कंसीडर किया है के। तो जो वेलोसिटी एरर कोएफिशिएंट होगा यहाँ पर ये जो कंपनसेटर का जो ट्रांसफ़र फंक्शन और जो सिस्टम का जो ट्रांसफ़र फंक्शन है दोनों को हम लोग क्या कर देंगे, हम लोग दोनों को मर्ज कर देंगे और हम लोग के वी को डिफाइन करेंगे। तो जो के वी जो वेलोसिटी एरर कोएफिशिएंट है वो बराबर में होगा लिमिट एस टेंड टू 0 एस इंटू जी ऑफ एस इंटू एच ऑफ एस इंटू जी ऑफ एस इंटू एच ऑफ एस इंटू यहाँ पर हमने कंसिडर किया कंपनसेटर का ट्रांसफर फंक्शन जो कि 1 प्लस एस टी और डिनोमिनेटर में 1 प्लस बीटा एस टी और यहाँ पर हमने कंसिडर किया के। इसके आगे हमें मिल जाएगा के वी इज इक्वल टू लिमिट एस टेंड टू 0। ये जो एस है उसको हमने यहाँ पर कंसिडर किया जी ऑफ एस इंटू एच ऑफ एस। इसकी जगह पुट कर देंगे सिस्टम का ट्रांसफ़र फंक्शन जो कि 100 डिनोमिनेटर में एस टाइम्स एस प्लस 2 एस प्लस वाई। मल्टीप्लिकेशन की साइन ये जो पूरा है उसको हमने यहाँ पर कंसिडर किया 1 प्लस एस टी डिनोमिनेटर में 1 प्लस बीटा एस टी और यहाँ पर हमने कंसिडर कर लिया के। यहाँ पर अभी अगर हम लोग देखें यहाँ से एस कैंसिल हो जाएगा, यहाँ से एस कैंसिल हो जाएगा, हमें क्या मिल जाएगा और एस की जगह हमें क्या पुट करना है 0। यहाँ से एस कैंसिल, यहाँ से एस कैंसिल, यहाँ पर एस की जगह 0, यहाँ पर एस की जगह 0। तो हमें क्या मिल जाएगा और यहाँ पर भी एस की जगह 0, यहाँ पर भी एस की जगह 0। यहाँ से हमें क्या मिल जाएगा, यहाँ से हमें मिल जाएगा 1 अपॉन 1 और मल्टीप्लिकेशन की साइन हमें 1 अपॉन 1 कैसा मिला, एस की जगह पुट कर देंगे 0 0 इंटू टी 0, एस की जगह पुट कर देंगे 0, बीटा एस टी ये पूरा हट जाएगा। हमें मिल जाएगा ये वाला 1 और ये वाला 1 जो कि कर्सर की टिप इंडिकेट कर रही है। तो हमें मिल जाएगा 1 अपॉन 1। यहाँ पर ये जो 100 है उसको हमने यहाँ पर कंसिडर किया, यहाँ से हमें मिल जाएगा 2 इंटू 5। तो यहाँ से हमें क्या मिल जाएगा, के वी हमें जो मिलेगा वो मिलेगा 100 अपॉन 10। तो के वी हमें यहाँ से जो मिलेगा वो मिलेगा 100 अपॉन 10 इंटू बीटा। तो यहाँ पर अभी अगर हम लोग देखें इसके आगे हमें क्या मिल जाएगा, इसके आगे हमें क्या मिल जाएगा, इसको अगर हम लोग इवेलुएट करेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, हमें मिल जाएगा के वी इज़ इक्वल टू 10 टाइम्स बीटा। तो यहाँ पर ये बीटा हमें कैसा मिला, यहाँ पर हमने जो के जो कंसिडर किया सिस्टम का ट्रांसफ़र फंक्शन के साथ, कंपनसेटर के ट्रांसफ़र फंक्शन के साथ हमने जो के जो कंसिडर किया वो इन्वर्स होता है बीटा के साथ। के इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन बीटा। इसके आगे हम लोग लिख सकते हैं के इज़ इक्वल टू बीटा। तो ये जो के इसके जगह हमें पुट करना है बीटा, तो वो जो बीटा है वो यहाँ पर अपेयर कर रहा है और सिमिलरली यहाँ पर हमें वो बीटा देखने मिला। यहाँ पर भी हमने वो बीटा कंसिडर किया था, के की जगह हमने बीटा पुट किया था, तो बीटा यहाँ पर भी हमें मिला, यहाँ पर भी मिला और यहाँ पर भी मिला। तो स्टेडी स्टेट एरर हमें क्या मिल रहा है, 10 टाइम्स बीटा हमें मिल रहा है। तो स्टेडी के वी हमें जो मिल रहा है वो मिल रहा है वेलोसिटी एरर कोएफिशिएंट जो बराबर में 10 टाइम्स बीटा के। तो जो स्टेडी स्टेट एरर होगा वो होगा 1 अपॉन के वी। के वी की जगह क्या पुट करना है 10 टाइम्स बीटा, तो हमें मिल जाएगा 1 अपॉन 10 टाइम्स बीटा। तो यहाँ पर जैसे कि हमने डिस्कस किया बीटा की जो वैल्यू ग्रेटर है 1 के कंपैरिजन में, बीटा की वैल्यू 1 के कंपैरिजन में ग्रेटर है। इसका मतलब क्या, बीटा की जो वैल्यू है 1 के कंपैरिजन में ग्रेटर है। इसका मतलब क्या, ये पूरा जो टर्म होगा वो ये लेज़र होगा, ये पूरा टर्म लेज़र होगा। इसका मतलब क्या कि जो एरर है स्टेडी स्टेट एरर वो मिनिमम होगी। जैसे कि हमने डिस्कस किया जो बीटा की जो वैल्यू है वो 1 के कंपैरिजन में ज़्यादा होती है। हमने डिस्कस किया बीटा की वैल्यू अगर 1 के कंपैरिजन में ज़्यादा होती है तो जो ओवरऑल जो टर्म होगा वो क्या होगा, लेज़र होगा या ग्रेटर होगा, लेज़र होगा। तो ये 1 अपॉन 10 बीटा ये लेज़र होगा, हैंस जो स्टेडी स्टेट एरर होगी वो मिनिमम होगी। तो यहाँ पर अभी अगर हम लोग देखें लैग कंपनसेटर अगर हम लोग सिस्टम में लगा दे तो लैग कंपनसेटर लगाने की वजह से होता क्या है कि जो स्टेडी स्टेट एरर होती है क्या होती है, वो रिड्यूस कर जाती है। जो स्टेडी स्टेट एरर होती है वो रिड्यूस कर जाती है, जिसके वजह से सिस्टम का जो स्टेडी स्टेट रिस्पॉन्स होता है वो इम्प्रूव कर जाता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। लैग कंपनसेटर लगाने की वजह से क्या होता है, लैग कंपनसेटर लगाने की वजह से ट्रांजिएंट रिस्पॉन्स पर इफेक्ट पड़ेगा, फिर स्टेडी स्टेट
रिस्पॉन्स पर, स्टेडी स्टेट रिस्पॉन्स पर, क्योंकि लैग कंपनसेटर लगाने पर स्टेडी स्टेट एरर डिक्रीज़ कर जाता है, जिसकी वजह से सिस्टम का जो स्टेडी स्टेट रिस्पॉन्स है वो इम्प्रूव कर जाता है। सिस्टम का जो स्टेडी स्टेट रिस्पॉन्स है वो क्या हो जाता है, वो इम्प्रूव कर जाता है। सिमिलरली अगर हम लोग देखें, अगर हम लोग रूट लोकस कंसिडर करें, तो जैसे कि हमने डिस्कस किया, जो फेस लैग कंपनसेटर होता है वो क्या करता है, स्टेडी स्टेट रिस्पॉन्स को इम्प्रूव करता है। फेस लैग कंपनसेटर इम्प्रूव द स्टेडी स्टेट रिस्पॉन्स ऑफ द सिस्टम। जो फेस लैग कंपनसेटर होता है सिस्टम के स्टेडी स्टेट रिस्पॉन्स को इम्प्रूव करता है। और जो फेस लैग कंपनसेटर होता है वो कैसे एक्ट करता है, लो पास फिल्टर के तौर पर एक्ट करता है। तो अगर हम लोग रूट लोकस अगर हम लोग कंसिडर करें फेस लैग कंपनसेटर के लिए, तो रूट लोकस हमें फेस लैग कंपनसेटर के लिए किस तरीके से मिलेगा, तो यहाँ पर अभी अगर हम लोग देखें रूट लोकस हमें किस तरीके से मिलेगा, तो यहाँ पर हमने सबसे पहला कंसिडर किया एक सिस्टम का ट्रांसफ़र फंक्शन, और वो जो सिस्टम है उसमें हमने कंपनसेटर नहीं लगाया है। तो सिस्टम का जो ट्रांसफ़र फंक्शन है वो है जी ऑफ एस इंटू एच ऑफ एस, जो कि के डिनोमिनेटर में एस टाइम्स एस प्लस टू एस प्लस फोर। एक ओरिजिन पोल मिलेगा, -2 पर पोल मिलेगा, -4 पर पोल मिलेगा। तो एक ओरिजिन पोल, एक -2 पर पोल और एक -4 पर हमें पोल मिला। रूट लोकस हमें यहाँ पर मिलेगा, यहाँ पर रूट लोकस नहीं मिलेगा, यहाँ पर हमें मिलेगा रूट लोकस। तो सिमिलरली यहाँ पर अभी अगर हम लोग देखें, हमें 3 एसिम्प्टोटिक लाइन्स मिलेंगी। हमें कितनी एसिम्प्टोटिक लाइन मिलेंगी, नंबर ऑफ एसिम्प्टोटिक लाइन्स हमें कितनी मिलेंगी, 3 मिलेंगी, क्योंकि एसिम्प्टोटिक लाइन बराबर में होती है टोटल नंबर ऑफ पोल माइनस टोटल नंबर ऑफ ज़ीरो। तो यहाँ पर हमें पोल कितने मिल रहे हैं, पोल हमें 3 मिल रहा है, और ज़ीरो कितना मिल रहा है, ज़ीरो हमें कितना मिल रहा है, एक भी नहीं मिल रहा है। तो हमें मिल जाएगा 3 माइनस ज़ीरो, जो कि बराबर में होगा 3 के। 3 माइनस ज़ीरो हमें मिल जाएगा 3। उसका मतलब हमें एसिम्प्टोटिक लाइन्स कितनी मिलेंगी, हमें मिलेंगी 3। अगर हम लोग सेंट्रॉइड को इवैल्यूएट करें, जो कि बराबर में होता है समीशन ऑफ पोल माइनस समीशन ऑफ ज़ीरो डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ पोल माइनस टोटल नंबर ऑफ ज़ीरो। तो पोल का अगर हम लोग समीशन कंसिडर करें, -4 -2 हमें मिल जाएगा -6 माइनस ज़ीरो, -6 प्लस ज़ीरो हमें मिल जाएगा -6 प्लस ज़ीरो, और डिनोमिनेटर में हमें क्या मिल जाएगा, हमें मिल जाएगा 3, -6/3 हमें मिल जाएगा -2। तो जो सेंट्रॉइड हमें जो मिलेगा वो कहाँ पर मिलेगा, सेंट्रॉइड हमें मिलेगा -2 पर। तो जो सेंट्रॉइड हमें जो मिला वो हमें -2 पर मिला। और सिमिलरली हमें 3 एसिम्प्टोटिक लाइन मिलेंगी। एंगल ऑफ एसिम्प्टोट अगर हम लोग कैलकुलेट कर लें, एंगल ऑफ एसिम्प्टोटिक लाइन्स, या फिर हम लोग बोल सकते हैं अगर हम लोग एंगल ऑफ एसिम्प्टोट कंसिडर करें, हमने डिस्कस किया ये सब चीज़ों के बारे में रूट लोकस में। तो पहली वाली अगर हम लोग एसिम्प्टोटिक लाइन का अगर हम लोग एंगल ऑफ एसिम्प्टोट कंसिडर करें, तो हमें मिल जाएगा θ1 = 2q + 1 × 180 डिग्री डिवाइडेड बाय p - z। क्योंकि जगह क्या पुट करना है, 0, तो हमें मिल जाएगा θ1 = 2 × 0 + 1 × 180 डिग्री, और ये p - z किसके बराबर में होगा, 3 के। जैसे कि हमने डिस्कस किया था p - z ये बराबर में होता है 3 के। तो यहाँ पर हमने कंसिडर कर लिया 3। इसको अगर हम लोग इवैल्यूएट करें, हमें मिल जाएगा 180 डिग्री, डिनोमिनेटर में 3, हमें मिल जाएगा 60 डिग्री। सिमिलरली अगर हम लोग θ2 को इवैल्यूएट करें, तो हमें मिल जाएगा θ2, दूसरी वाली जो एसिम्प्टोटिक लाइन है उसका एंगल ऑफ एसिम्प्टोट 2 × 1 + 1 × 180 डिग्री, और डिनोमिनेटर में 3 हमें मिल जाएगा। हमने डिस्कस किया इसके बारे में भी, तो हमें मिल जाएगा 3 × 180 डिग्री, डिनोमिनेटर में 3, इसके आगे मिल जाएगा 180 डिग्री। तीसरी वाली लाइन के लिए अगर हम लोग एंगल ऑफ एसिम्प्टोट कंसिडर करें, तो हमें मिल जाएगा 2 × 2 + 1 × 180 डिग्री, डिनोमिनेटर में 3, यहाँ से हमें मिल जाएगा 5 × 180 डिग्री, डिनोमिनेटर में 3, हमें मिल जाएगा 300 डिग्री। तो पहली वाली जो एसिम्प्टोटिक लाइन है उसका जो एंगल ऑफ एसिम्प्टोट है वो है 60 डिग्री, दूसरी वाली जो एसिम्प्टोटिक लाइन है उसका एंगल ऑफ एसिम्प्टोट 180 डिग्री, तीसरी वाली एसिम्प्टोटिक लाइन उसका जो एंगल ऑफ एसिम्प्टोट होगा वो होगा 300 डिग्री पर। तो हमें कुछ इस तरीके से एसिम्प्टोटिक लाइन मिलेंगी, कुछ इस तरीके से एक एसिम्प्टोटिक लाइन, दूसरी ये वाली हमें एसिम्प्टोटिक लाइन, और तीसरी हमें ये वाली एसिम्प्टोटिक लाइन मिलेंगी। तो यहाँ पर हमने कंसिडर किया है रूट लोकस विदाउट कंपनसेटर, रूट लोकस विदाउट कंपनसेटर। अभी हम लोग क्या करेंगे, अभी हम लोग कंसिडर करेंगे रूट लोकस विद कंपनसेटर। अभी हमने क्या किया, जो सिस्टम है सिस्टम में हमने लगा दिया कंपनसेटर। तो सिस्टम में हमने कंपनसेटर लगा दिया, और जो कंपनसेटर का जो ट्रांसफ़र फंक्शन है उसको हमने यहाँ पर कंसिडर किया। जस्ट वेट फॉर अ सेकंड। जो कंपनसेटर का जो ट्रांसफ़र फंक्शन है उसको हमने यहाँ पर कंसिडर किया GC(s) = 1 + 0.2s, और डिनोमिनेटर में 1 + 0.4s। तो हमने क्या किया, जो सिस्टम है सिस्टम में हमने कंपनसेटर लगा दिया, और ये हमने कंसिडर किया है कंपनसेटर का ट्रांसफ़र फंक्शन। अभी हम लोग जो रूट लोकस है जो सिस्टम का जो ट्रांसफ़र फंक्शन है उसमें हम लोग ये कंपनसेटर के ट्रांसफ़र फंक्शन को मर्ज कर देंगे, और हम लोग देखेंगे रूट लोकस हमें किस तरीके से मिलेगा। तो
सिस्टम का जो ट्रांसफ़र फंक्शन है जी ऑफ एस इंटू एच ऑफ एस, उसमें हमने मर्ज कर दिया कंपनसेटर का ट्रांसफ़र फंक्शन हमें यहाँ जी ऑफ एस इंटू एच ऑफ एस, जो कि बराबर में होगा k टाइम्स 1 प्लस 0.2s और डिनोमिनेटर में s इंटू एस प्लस 2 s प्लस 4 1 प्लस 0.4s। ये हमने कंसिडर किया था कंपनसेटर का ट्रांसफ़र फंक्शन। ये कंपनसेटर का जो ट्रांसफ़र फंक्शन है इसमें ज़ीरो जो है वो है 1 प्लस 0.2s और जो पोल है वो है 1 प्लस 0.4s। तो यहाँ पर हमने कंसिडर किया 1 प्लस 0.2s जो कि है ज़ीरो, और यहाँ पर ये जो पोल्स है उसको हमने यहाँ पर कंसिडर किया s टाइम्स s प्लस 2 s प्लस 4 और ये 1 प्लस 0.4s। ये हमें कैसा मिला, जो कंपनसेटर का जो पोल है वो हमने यहाँ पर कंसिडर किया 1 प्लस 0.4s। तो यहाँ पर अभी अगर हम लोग देखें सिमिलरली यहाँ से अगर हम लोग सेंट्रॉयड अगर हम लोग कैलकुलेट करें तो सेंट्रॉयड हमें कैसा मिलेगा, अगर हम लोग रूट लोकस को सबसे पहले अगर हम लोग प्लॉट करें तो रूट लोकस हमें कैसा मिलेगा, सबसे पहले हम लोग वो देख लेते हैं। तो यहाँ पर हमने वाई एक्सिस कंसिडर करी है और यहाँ पर ये एक्स एक्सिस हमने कंसिडर करी है। जो वाई एक्सिस है वो इमेजिनरी एक्सिस है और जो एक्स एक्सिस है वो रियल एक्सिस है। इससे पहले अगर हम लोग देखें, जैसे कि हमने डिस्कस किया, हमें जो कंपनसेटर का जो ट्रांसफ़र फंक्शन जो मिला था वो मिला था 1 प्लस 0.2s और डिनोमिनेटर में 1 प्लस 0.4s। यहाँ पर जो ज़ीरो है वो है माइनस 0.2s और जो पोल है वो है माइनस 0.4s। इसके आगे मिल जाएगा माइनस 1/0.4 जो कि बराबर में होगा माइनस 10/4 के। तो यहाँ पर अभी अगर हम लोग देखें माइनस 10/4 हमें मिल जाएगा। तो ये माइनस 10/4 इसको अगर हम लोग इवेल्युएट करें तो हमें मिल जाएगा माइनस 5/2 जो कि बराबर में होगा माइनस 2.5 के। तो यहाँ से हमें जो ज़ीरो जो मिल रहा है वो हमें कितना मिल रहा है, आई मीन यहाँ हम लोग पोल कंसिडर कर रहे थे, जस्ट वेट फॉर अ सेकंड, हमने पोल कंसिडर किया था 1 प्लस 0.4s। यहाँ से हमें जो ज़ीरो जो मिला वो मिला माइनस 0.2s और जो पोल हमें जो मिला वो मिला माइनस 0.4s। तो अगर हम लोग ये पोल को कंसिडर करें माइनस 0.4s, इसको हम लोग लिख सकते हैं -1, डिनोमिनेटर में 0.4, इसके आगे मिल जाएगा माइनस 10/4, इसको हम लोग लिख सकते हैं माइनस 10/4, इसको इवेल्युएट करें हमें मिल जाएगा माइनस 5/2। तो पोल हमें जो मिलेगा वो मिलेगा माइनस 2.5 पर। तो पोल हमें जो मिल रहा है वो कहाँ पर मिल रहा है, माइनस 2.5 पर। सिमिलरली अगर हम लोग ज़ीरो देखें जो कि है माइनस 0.2s, ज़ीरो है तो इसको हम लोग लिख सकते हैं s इज इक्वल टू माइनस 1/0.2। तो इसको अगर हम लोग इवेल्युएट करें तो हमें मिल जाएगा s इज इक्वल टू -5। तो जो ज़ीरो जो हमें मिला वो -5 पर मिला और जो पोल हमें जो मिला वो मिला -2.5 पर। ज़ीरो हमें कहाँ पर मिला, -5 पर, और जो पोल हमें जो मिला वो मिला -2.5 पर। तो ये दोनों को आप नोट डाउन करना, ज़ीरो हमें जो मिल रहा है वो -5 पर और -2.5 पर हमें क्या मिल रहा है, पोल मिल रहा है। तो अगर हम लोग रूट लोकस अगर हम लोग कंसिडर करें तो रूट लोकस हमें कैसा मिलेगा, सबसे पहला ओरिजिन पोल, तो यहाँ पर हमने कंसिडर किया ओरिजिन पोल। फिर उसके बाद अगर हम लोग देखें -2 पर हमें एक पोल मिलेगा तो -2 पर हमने एक पोल कंसिडर किया। फिर उसके बाद हमें एक जो पोल मिलेगा वो कहाँ पर मिलेगा, -2.5 पर एक पोल मिलेगा। तो एक जो पोल है उसको हमने कंसिडर किया -2.5 पर। फिर उसके बाद अगर हम लोग देखें एक जो पोल है वो हमें कहाँ पर मिलेगा, -4 पर। तो यहाँ पर -4 पर हमने एक पोल कंसिडर किया। एक जो ज़ीरो होगा वो हमें कहाँ पर मिलेगा, 0.2, जिसको हमने इवेल्युएट किया था। एक जो ज़ीरो है वो हमें मिल जाएगा -5 पर। तो एक जो ज़ीरो है वो हमें कहाँ पर मिला, -5 पर हमें मिला। और ये पोल हमें -2.5 पर कैसा मिला, जैसे कि हमने डिस्कस किया था, एक जो पोल है वो हमें मिल रहा है -2.5 पर। और ये -2.5 हमें कहाँ से मिला, ये 0.4s से। तो यहाँ पर ये जो 0.4s हमें जो दिखाई दे रहा है पोल, वो पोल हमें कहाँ पर मिल रहा है, वो हमें पोल मिल रहा है -2.5 पर। तो यहाँ पर अभी अगर हम लोग देखें सिमिलरली अगर हम लोग देखें नंबर ऑफ़ पोल्स हमें कितने दिखाई दे रहे हैं, 4 दिखाई दे रहे हैं। 0 1 है, नंबर ऑफ़ पोल्स 4 है, 0 1 है। तो नंबर ऑफ़ एसिम्प्टोट कितने हो गए, तो p माइनस जेड जो कि होगा 4 - 1 जो कि बराबर में होगा 3 के। तो हमें 3 एसिम्प्टोट मिलेंगे, नंबर ऑफ़ एसिम्प्टोटिक लाइन हमें 3 मिलेंगे। एंगल ऑफ एसिम्प्टोट कंसिडर करें θ1 वो होगा 60 डिग्री, θ2 180 डिग्री, θ3 300 डिग्री। तो हमें जो रूट लोकस मिलेगा वो हमें कुछ इस तरीके से मिलेगा। सबसे पहला सेंट्रॉइड अगर कैलकुलेट करें, बहुत इंपॉर्टेंट है, सेंट्रॉइड हमने कैलकुलेट ही नहीं किया। सेंट्रॉइड समीशन ऑफ पोल माइनस समीशन ऑफ ज़ीरो, डिनोमिनेटर में पोल -0। तो जो पोल का हमें समीशन कंसिडर करना है, तो पोल हमें कहाँ कहाँ पर मिला था, पोल हमें मिला था -2 पर, -2.5 पर, -4 पर। तो -2 -4 -2.5 फिर -10, समीशन ऑफ ज़ीरो -5 और डिनोमिनेटर में हमने कंसिडर किया p माइनस जेड जो कि बराबर में 3 के। p माइनस जेड किसके बराबर में, 3 के, p माइनस जेड 3 के बराबर में। तो यहाँ पर हमने कंसिडर कर लिया 3।
इसके आगे हमें क्या मिल जाएगा -3.5/3, इसके आगे हमें मिल जाएगा -1.17। तो जो सेंट्रॉयड हमें जो मिल रहा है वो कहाँ पर मिल रहा है, हमें मिल रहा है -1.17 पर। मतलब जो सेंट्रॉयड है वो हमें समवेयर अराउंड यहाँ पर मिलेगा, कर्सर की टिप जो इंडिकेट करी है वहाँ पर। तो जो सेंट्रॉयड है वो हमें यहाँ पर मिला जो कि है -1.17 पर। सेंट्रॉयड हमें यहाँ पर मिला, तो जो रूट लोकस होगा वो हमें कुछ इस तरीके से मिलेगा। एक एसिम्प्टोटिक लाइन यहाँ पर जाएंगी, एक एसिम्प्टोटिक लाइन यहाँ पर जाएंगी, एक एसिम्प्टोटिक लाइन यहाँ पर जाएंगी। अभी आप ध्यान से नोटिस करना, जब हमने कंपनसेटर नहीं लगाया था सेंट्रॉयड -2 पर मिला था, और जब हमने कंपनसेटर लगा दिया तो जो सेंट्रॉयड है वो हमें मिला -1.17 पर, नॉट 1.75, सॉरी फॉर दैट। हमें जो सेंट्रॉयड हमें जो मिला वो मिला -1.17 पर। तो सेंट्रॉयड हमें -1.17 पर मिल रहा है, इसका मतलब जो रूट लोकस है वो क्या हो रहा है, वो इमेजिनरी एक्सिस के तरफ शिफ्ट होते जा रहा है। रूट लोकस इमेजिनरी एक्सिस की तरफ शिफ्ट होते जा रहे हैं, इसका मतलब क्या होगा, जो सिस्टम होगा वो अनस्टेबल हो जाएगा। तो यहाँ पर हमने कंसिडर किया है कुछ इस तरीके से, रूट लोकस दोनों हमने कंसिडर किया। यहाँ पर हमने रूट लोकस कंसिडर किया, ये वाला जो रूट लोकस है वो हमें मिला जब हमने सिस्टम में कंपनसेटर नहीं लगाया था। ये वाला रूट लोकस हमें मिला जब हमने सिस्टम में कंपनसेटर लगाया। ये वाला रूट लोकस हमने कंसिडर किया जब हमने सिस्टम में कंपनसेटर नहीं लगाया था, वो वाला रूट लोकस। और ये वाला रूट लोकस जब हमने सिस्टम में कंपनसेटर लगाया। तो सिस्टम में कंपनसेटर लगाने की वजह से हो क्या रहा है, लैग कंपनसेटर लगाने की वजह से जो रूट लोकस है वो इमेजिनरी एक्सिस की तरफ शिफ्ट होते जा रहा है। जो रूट लोकस है वो इमेजिनरी एक्सिस की तरफ शिफ्ट होते जा रहा है। इसका मतलब क्या है कि जो सिस्टम होगा वो अनस्टेबल हो जाएगा। तो यहाँ पर अभी अगर हम लोग देखें, यहाँ पर ये जो पर्टिकुलर जो पॉइंट है, जैसे कि हमने डिस्कस किया, अगर जो रूट लोकस है अगर वो इमेजिनरी एक्सिस की तरफ शिफ्ट होता है कंपनसेटर लगाने की वजह से, तो उस केस में जो सिस्टम है वो अनस्टेबल रहेगा, या फिर बोल सकते हो जो सिस्टम है वो अनस्टेबल हो जाएगा, क्योंकि जो रूट लोकस होगा वो इमेजिनरी एक्सिस की तरफ शिफ्ट होते जाएगा, और एक पर्टिकुलर लिमिट के बाद जो रूट लोकस होगा वो इमेजिनरी एक्सिस के राइट हैंड साइड में आ जाएगा, हैंस जो सिस्टम है वो अनस्टेबल हो जाएगा। तो यहाँ पर हमने दो पॉइंट कंसिडर किया, ये वाला एक पर्टिकुलर पॉइंट और यहाँ पर ये वाला एक पर्टिकुलर पॉइंट। यहाँ पर हमने एक लाइन ड्रॉ करी कुछ इस तरीके से, यहाँ पर हमने एक लाइन ड्रॉ करी कुछ इस तरीके से। यहाँ पर ये वाला जो एंगल है वो है φ2, और यहाँ पर ये वाला जो एंगल हमें जो मिल रहा है, ये वाला जो एंगल हमें जो मिल रहा है वो मिल रहा है φ1। तो यहाँ पर बहुत अच्छे के क्लियर है कि जो φ2 जो एंगल हम जो मिल रहा है वो ग्रेटर है φ1 एंगल के कंपैरिजन में। आप ये कर्सर की टिप को केयरफुली नोटिस करना, ये वाला जो एंगल है वो है φ2 एंगल, और ये वाला जो एंगल है ये वाला जो एंगल हमें जो मिल रहा है वो φ1 एंगल मिल रहा है। यहाँ से हमें क्या मिल जाएगा, लाइन जो इंडिकेट कर रही है φ1 एंगल, ये वाली जो लाइन है वो हमें इंडिकेट कर रही है φ2 एंगल। तो जो φ2 एंगल है वो ग्रेटर है φ1 एंगल के कंपैरिजन में। इसका मतलब क्या है, φ2 एंगल ग्रेटर है φ1 एंगल के कंपैरिजन में। इसका मतलब जो कोसाइन ऑफ φ2 होगा वो लेसर होगा कोसाइन ऑफ φ1 के कंपैरिजन में। तो जैसे कि हमने डिस्कस किया, जो प्लॉट है वो शिफ्ट हो रहा है राइट प्लेन में, प्लॉट इज शिफ्टिंग इन राइट प्लेन, हैंस रिलेटिव स्टेबिलिटी ऑफ सिस्टम विल गेट डिक्रीज। जो रूट लोकस है या फिर बोल सकते हैं जो प्लॉट है वो राइट साइड में शिफ्ट होते जा रहा है, प्लॉट इज शिफ्टिंग इन राइट प्लेन, हैंस जो सिस्टम की जो रिलेटिव स्टेबिलिटी होगी वो क्या होगी, वो डिक्रीज़ कर जाएंगी। तो φ2 ग्रेटर है φ1 के कंपैरिजन में, जैसे कि हमने यहाँ पर डिस्कस किया था। इसका मतलब कोसाइन ऑफ φ2 लेज़र होगा कोसाइन ऑफ φ1 के कंपैरिजन में। हमने डिस्कस किया एंगल अगर इंक्रीज़ करता है तो कोसाइन वैल्यू डिक्रीज़ करती है। तो अगर कोसाइन ऑफ φ2 लेज़र होता है कोसाइन ऑफ φ1 के कंपैरिजन में, इसका मतलब जो ψ2 होगा वो लेज़र होगा ψ1 के कंपैरिजन में। ψ2 हमें क्या इंडिकेट करता है, डैम्पिंग रेशियो आफ्टर एडिंग कंपनसेटर टू दिस सिस्टम, और जो ψ1 है वो इंडिकेट करता है डैम्पिंग रेशियो बिफोर एडिंग कंपनसेटर टू दिस सिस्टम। तो यहाँ पर अभी अगर हम लोग देखें, जो डैम्पिंग रेशियो है वो डिक्रीज़ हो जा रहा है। डैम्पिंग रेशियो ऑफ दिस सिस्टम विल गेट डिक्रीज बाय एडिंग लैग कंपनसेटर इन दिस सिस्टम में जब हम लोग लैग कंपनसेटर लगाते हैं तो उस केस में जो डैम्पिंग रेशियो है वो क्या होता है, वो डिक्रीज़ कर जा रहा है। डैम्पिंग रेशियो डिक्रीज़ करने की वजह से जो मैक्सिमम पीक ओवरशूट होगा वो इंक्रीज़ कर जाएगा। डैम्पिंग रेशियो डिक्रीज़ कर जा रहा है, मैक्सिमम पीक ओवरशूट इंक्रीज़ कर जाएगा। मैक्सिमम पीक ओवरशूट विल गेट इंक्रीज, जिसके वजह से ड्यू टू डिक्रीमेंट इन दी डैम्पिंग रेशियो में डिक्रीमेंट होने की वजह से मैक्सिमम पीक ओवरशूट इंक्रीज़ कर जा रहा है। तो यहाँ पर अभी अगर हम लोग देखें लैग कंपनसेटर के वजह से होगा क्या, यहाँ पर ये मैक्सिमम पीक ओवरशूट इंक्रीज़ करने की वजह से सिस्टम का जो ट्रांजिएंट रिस्पांस होगा वो बिगड़ जाएगा। बहुत इंपॉर्टेंट है, मैक्सिमम पीक ओवरशूट इंक्रीज़ नहीं होना चाहिए। तो लैग कंपनसेटर लगाने की वजह से जो स्टेडी स्टेट एरर है उसमें तो इंप्रूवमेंट आ रहा है, स्टेडी स्टेट एरर डिक्रीज़ हो जा रही है, जिसकी वजह से सिस्टम का स्टेडी स्टेट रिस्पांस इंप्रूव करेगा। ये एडवांटेज होता है लैग कंपनसेटर का। मगर जो गेन क्रॉसओवर फ्रीक्वेंसी वो क्या हो रही है, वो डिक्रीज़ कर रही है, बैंडविड्थ डिक्रीज़ कर रहा है, राइज टाइम, पीक टाइम, सेटलिंग टाइम सिस्टम का इंक्रीज़ कर जा रहा है। सिस्टम का जो रिस्पांस होगा वो स्लो होगा, और जो रिलेटिव स्टेबिलिटी है सिस्टम की वो भी डिक्रीज़ हो जा रही है लैग कंपनसेटर लगाने की वजह से।
तो यहाँ पर अभी अगर हम लोग देखें, ड्यू टू दिस ओवरऑल पैरामीटर ट्रांजिएंट रिस्पांस ऑफ दिस सिस्टम विल गेट डिक्रीज। ये ओवरऑल पैरामीटर की वजह से होगा क्या, सिस्टम का जो ट्रांजिएंट रिस्पांस होगा वो क्या होगा, वो डिक्रीज कर जाएगा। सिस्टम का जो ट्रांजिएंट रिस्पांस है वो इम्प्रूव नहीं कर पाएगा। तो ये सब खामियां होती है लैग कंपनसेटर की। लैग कंपनसेटर लगाने की वजह से स्टेडी स्टेट एरर तो इम्प्रूव होता है। स्टेडी स्टेट लैग कंपनसेटर हमने लगाया, इसका मतलब स्टेडी स्टेट एरर इम्प्रूव होगा। लैग कंपनसेटर स्टेडी स्टेट एरर को इम्प्रूव करता है मगर ट्रांजिएंट रिस्पांस को बिगाड़ देता है।